कि एसी थ्रो रेजिस्टर, और उसमें हमने देखा था कि रेजिस्टर के एकरास वोल्टेज और करंट इन फेज़ होते हैं और हमें कुछ पावर भी मिलती है जो कि उस वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ठीक है, और उनमें फेज़ डिफरेंस कितना होता है? ज़ीरो। सेकंड हमने क्या पढ़ा था? एसी थ्रो इंडक्टर, और इंडक्टर में हमने ये देखा कि करंट और वोल्टेज इन फेज़ नहीं होते। ठीक है, वोल्टेज पहले इस्टेब्लिश होती है, फिर इतनी ही वोल्टेज हमने सप्लाई करनी होती है और उसके बाद करंट इस्टेब्लिश होता है। मीन का फेज़ डिफरेंस वोल्टेज और करंट में कितना आता है? 90 का। मीन क्या वोल्टेज करंट को 90 के एंगल से लीड करती है। क्लियर है? और उसमें पावर हमें नहीं मिलती, इंडक्टर में हमें पावर आउटपुट नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ कोई रेजिस्टर की तरह का हीटिंग इफेक्ट नहीं होता। लाइक ये जो बल्ब हिन के फिलामेंट को आप देख लें, ये रेजिस्टर है एक तरह से, और वहाँ हमें पावर मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, व्हाटसोएवर। लेकिन इंडक्टर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंडक्टर सिंपल वायर होती है जो किसी भी मटेरियल के ऊपर वाउंड की होती है, या सिंपल कोई एयर होती है उसकी उनके दरमियान। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स उसके होती हैं, लेकिन वोल्टेज उसके क्रॉस क्यों इस्टेब्लिश होती है? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है, लाइक सोलिनॉइड है, और मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें से चेंज होता है, फील्ड उसके अंदर इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ ईएमएफ इस्टेब्लिश होती है और हमें उसको अपोज करने के लिए ईएमएफ सप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन वहाँ कोई हीटिंग इफेक्ट या इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता जिससे हमें पावर इन द फॉर्म ऑफ लाइट या हीट मिले। क्लियर है? तो इसलिए इंडक्टर के अक्रॉस पावर हमें कितनी मिलती है? ज़ीरो। लेकिन वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज़ डिफरेंस पाया जाता है 90। इसी तरह आज हमने जो पढ़ना है सर्किट, वो है एसी थ्रो कैपेसिटर, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो एसी सर्किट के कंट्रोलिंग कंपोनेंट्स हैं वो तीन ही हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। रेजिस्टर और इंडक्टर का हमने पढ़ लिया है, तो थर्ड वन जो रहता है वो है कैपेसिटर, एसी थ्रो कैपेसिटर। अब सबसे पहले इसकी सर्किट डायग्राम बना लें। सर्किट डायग्राम कैसी बनेगी कि हमने कोई एसी सोर्स यूज़ करना है जो वोल्टेज सप्लाई करे। लाइक वोल्टेज के लिए हम एसी जनरेटर यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से सर्किट में करंट प्रोड्यूस करने। तो सोर्स कोई भी यूज़ करना है एसी, बट सर्किट में सिर्फ एक ही कंपोनेंट लगाना है, वो कौन सा लगाना है? कैपेसिटर। ठीक है, और लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोई सोर्स है एसी का जिसने सिग्नल किस फॉर्म में देने? अल्टरनेटिंग फॉर्म में, और ये हम आगे कोई लगा लेते हैं कैपेसिटर। और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का कैपेसिटर हमने कौन सा पढ़ा हुआ है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब एसी हमने इस कैपेसिटर के अक्रॉस सप्लाई करने। एसी मीन ईएमएफ एट एनी टाइम, लाइक ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, और ये किसके इक्वल होती है? ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। डिपेंड करती है को उस टाइम पे कॉइल ने कितना रोटेट किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ईएमएफ जनरेट होगी। क्लियर है? अब ये अगर ईएमएफ हम सप्लाई करें तो ये किस फॉर्म में हम सप्लाई कर रहे हैं? ईएमएफ सप्लाई किस फॉर्म में कर रहे हैं? अल्टरनेटिंग के ये पल्सेटिंग हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव पल्सेस की फॉर्म में हमें एसी सप्लाई कर, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के पहले एक डायरेक्शन में, फिर पोलैरिटी चेंज, फिर उसी डायरेक्शन में, फिर पोलैरिटी चेंज। तो एक पीरियडिकली ये अपनी पोलैरिटी चेंज करती रहेगी कि अगर पहले इस साइकिल में इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं तो दूसरी साइकिल में इधर नेगेटिव आएंगे, तीसरी साइकिल में अगेन पॉजिटिव आएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप सोचोगे चार्ज गुजर गया और करंट यूँ फ्लो कर रहे, ऐसा यहाँ नहीं है। चार्ज इनके बीच में से गुजर नहीं सकते, तो फिर करंट कैसे फ्लो करते हैं? चार्ज कैसे कंटिन्यूसली मूव करते रहते? हाँ, हालांकि हमने जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के पढ़ी थी, हमने कहा था डीसी सोर्स हम यूज़ करेंगे और एक ख़ास लिमिट तक चार्ज यहाँ जाएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे जब ये फुली चार्ज हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ आप कंसिस्टेंटली इसको यूज़ करते और कंसिस्टेंटली चार्जेस फ्लो करते रहते। ऐसा क्यों होता है?
वापस नहीं आते। सपोज करो कि पॉजिटिव साइकिल के दौरान यहाँ 20 पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट पे आए। अब दूसरी हाफ साइकिल में इधर कौन आएगा? नेगेटिव। तो इतनी ही नेगेटिव चार्जेस आएंगे, तो इतने पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कैपेसिटर डिस्चार्ज होगी। मतलब है कंप्लीट साइकिल में कैपेसिटर एक बार चार्ज होता है और एक बार डिस्चार्ज। फिर अगले साइकिल में क्या होगा? चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर अगले साइकिल में चार्ज होगा, अगेन डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यही यहाँ प्रोसेस चलता रहेगा और करंट फ्लो करता रहेगा। एक टाइम करंट इधर जा रहा है हाफ साइकिल में, तो अगले हाफ साइकिल में करंट इधर आ रहा है। क्लियर है ना? तो ये चक्कर यहाँ लगा रहेगा पोलैरिटी के चेंज होने की वजह से। इसलिए हम कहते हैं कि मसलसल इन वायर्स के अक्रॉस चार्जेस फ्लो करते हैं, हालांकि चार्ज यहाँ से पास नहीं हो सकती। क्लियर है? अब हम ये देखते हैं कि जब चार्ज यहाँ जो ही हम ऑन करते हैं, करंट देते हैं, तो लेट्स सपोज अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल, कौन सा हाफ साइकिल है? पॉजिटिव, और इस तरह करंट आ रहा है पॉजिटिव चार्जेस। तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे और इधर नेगेटिव, और जो ही पॉजिटिव चार्जेस इधर आएंगे इधर नेगेटिव, तो इसके अक्रॉस क्या एस्टेब्लिश होगी? वोल्टेज। लेकिन हमने ये देखना है कि कैपेसिटर के अलांग पहले करंट पहले फ्लो करेगा या वोल्टेज पहले बनेगी, ठीक है, या दोनों सेम टाइम बनेंगे। हाँ, आपका क्या ख्याल है कि क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। मीन के देखो ना, सामने नजर आ रहा है चार्ज यहाँ जाएंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, कि यहाँ पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्जेस आएंगे, तब पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। ठीक है, जब चार्ज यहाँ पहुँचेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। जब पहुँचेंगे तो पहुँचते हुए क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो पहले करंट फ्लो होगा, फिर चार्ज यहाँ पहुँचेंगे। इट मीन्स पहले करंट जा रहा है और फिर उस करंट की वजह से, मीन उन चार्जेस की वजह से जो फ्लो करके वहाँ जा रहे हैं, उनकी वजह से वहाँ क्या एस्टेब्लिश हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर लीड कौन कर रहा है? करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लेकर। ये चीज़ें सारी नोट्स करना नोटबुक पे, ठीक है, क्योंकि ये बुक पे नहीं लिखी होंगी। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो हम देख लेते हैं मैथमेटिकली, इसको देख लेते हैं फिजिकली। तो हमें पता चल गया कि लीड कौन करेगा? करंट, और लैग वोल्टेज। अब कितने एंगल से लीड करेगी, कितने एंगल से वोल्टेज लैग करेगी, ये हम मैथमेटिकली पहले निकालते हैं रिलेशन, और उसी की बेस पे हम बताते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि किसी भी टाइम ईएमएफ जो हमने दी है वो ये, और उसका फेज कितना है? ओमेगा टी। फेज कितना है? ओमेगा टी। अब हम ये देखते हैं इस टाइम करंट कितना फ्लो कर रहा है, इस टाइम करंट कितना फ्लो कर रहा है। अब करंट, ये जो हमने ईएमएफ दी है, ये किसके अक्रॉस है? ये ईएमएफ हमने सपोज दी है, और इतने टाइम में ये चार्जेस यहाँ आ गए, और ये ईएमएफ इस कैपेसिटर के अलांग भी इतनी इस्टेब्लिश हुई है। क्लियर है? अगर कैपेसिटर के अलांग ये ईएमएफ इस्टेब्लिश हुई है, तो कैपेसिटर के अलांग जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? किस किस पे डिपेंड करता है? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल चार्ज जो यहाँ स्टोर होंगे वो कितनी होती हैं? Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ से V इज इक्वल टू Q बाई C। ठीक है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हम इस रिलेशन से निकालें, और करंट भी यहाँ से देखेंगे। देखो, पहली बात यह है कि इसमें हमने देखना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है। हाँ, फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड EMF, और दूसरी बात क्या देखनी है? हाँ, क्या फेज डिफरेंस तो हमें पता चल जाएगा रिलेशन से, और यहाँ फिजिकली भी हम देख सकते हैं, लेकिन फिर हमने इसी फेज डिफरेंस को ग्राफिकली शो करने, और ग्राफिकली हम कैसे शो कर सकते हैं? एक वेव डायग्राम है और दूसरी फेजर डायग्राम, और वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम किसी भी टाइम हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस देंगी। और थर्ड वन हमने क्या चीज़ इसमें देखनी है? अब जो जो यहाँ वोल्टेज बनेगी, तो ये आगे से क्या करेगा? कैपेसिटर इस वोल्टेज को अपोज करेगा ना, तो इसकी एक तरह से अपोजिंग करेक्टरिस्टिक भी है। अपोजिंग करेक्टरिस्टिक का मतलब है रेजिस्टेंस,
ठीक है। और जिस तरह वायर की रेजिस्टेंस होती है ना जो करंट को अपोज करती है, ऐसी ही इंडक्टर की कल जो हमने अपोजिंग करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी क्या थी, रिएक्टेंस के, वो रिएक्ट करता है, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, और इस तरह ये भी रिएक्ट करता है और इसकी वो करेक्टरिस्टिक क्या कहलाएगी, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। रिएक्टेंस मीन ऑपोजिशन करेक्टरिस्टिक, जो जिस मतलब एक तरह से जो करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करे। अब हमें ये पता है कि हम ये कहते हैं कि सपोज किसी टाइम t यहाँ चार्जेस कितने आए हैं q और यहाँ वोल्टेज कितनी स्टेब्लिश हुई है v, देन अगर चार्ज q आए वोल्टेज v स्टेब्लिश हुई हो तो तब ये q किसके इक्वल होंगे, हाँ, q इज इक्वल टू CV। अब ये वोल्टेज तो ऑलरेडी हम जानते हैं सेंस कि ये वोल्टेज कितनी स्टेब्लिश हुई है, E जितनी, तो फिर Q इज इक्वल टू C। हमने निकालना क्या है, वोल्टेज तो हमें पता है कि एट एनी टाइम ये सपोज करो इतनी वोल्टेज स्टेब्लिश होगी, EMF हमें पता है कि इतनी इसके अक्रॉस स्टेब्लिश हो गई, लेकिन करंट तो नहीं पता ना इस टाइम में करंट कितना फ्लो कर रहा है या इस टाइम के दौरान करंट कितना बना। तो करंट की मैग्नीट्यूड हमने देखनी है। करंट तो फ्लो करेक्टरिस्टिक की वजह से बनते हैं, बट उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है करंट की, कि कितने चार्जेस कितने टाइम में फ्लो करें, मैग्नीट्यूड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जितनी होती है। तो इट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमने निकालनी, चार्ज अगर ये आए टोटल तो इनके रेट की ऑफ फ्लो की वजह से करंट बनना है ना, तो उसकी मैग्नीट्यूड इनके रेट ऑफ फ्लो जितनी होगी। क्लियर है। तो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है कि कितने चार्ज फ्लो करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफ्रेंशिएट कर लो इस इक्वेशन को तो हमारे पास करंट आ जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1, इसको 1 कह दो, तो dq/dt हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट आएगा ना। अगर हम ये देखें देखो, आप इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हो कि सपोज करो कि हमारे पास कोई स्मॉल से टाइम dt में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, dq, कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं dq, तो तब करंट कितना बनेगा। आप इसको यहाँ से देख लो कि एट एनी टाइम t, ये तो हम पूरे टाइम के लिए करंट देख रहे हैं टोटल कितना बना, लेकिन अगर हम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ ये हमारे पास कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस डी टाइम में हम देखते हैं तो डी टाइम में यहाँ से कितने चार्जेस पास होते हैं डी क्यू, तो यहाँ कितना करंट बना, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इतना करंट बना। क्लियर है ना। अब अगर इतना करंट बना तो ये फिर डिफ्रेंशिएट अगर करें तो सेम थिंग कि डी क्यू बाई डी टी, कि डी टी अगर टाइम में डी क्यू चार्जेस फ्लो करें तो करंट इतना बन गया, लेट्स सपोज ये डी आई करंट बन गया। क्लियर है कि ये इतना करंट बन गया, और टोटल करंट कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल करंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। और इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ सी। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, करंट, ये डी क्यू बाई डी टी क्या है करंट, और सी क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ई। अब हमारे पास है एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी हमारे पास किसी भी टाइम टी पे ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी क्या होगा, मैथ्स वाले, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी क्या होता है, हाँ, और साइन ओमेगा टी की डिफरेंशियल नहीं पढ़े अभी दूसरा चैप्टर। अच्छा देखो, इसकी जगह पहले इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखो तो क्या आएगी, आई इज इक्वल टू सी डी बाई डी टी ऑफ
अब ये ईएमएफ हमने कितनी सप्लाई की हुआ है, 10 ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ए नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। देखो ई नॉट तो पीक वैल्यू है ना, पीक वैल्यू चेंज नहीं होगी किसी भी टाइम, ठीक है। पीक वैल्यू चाहे कॉइल रोटेट करके जिस मर्जी एंगल पे जाए, पीक वैल्यू इसकी इतनी रहती है जितनी होती है। इट मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीक वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आई। विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चीज़ चेंज हो रही है, एंगल, यही बात है ना। इट मीन एंगल साइन ऑफ एंगल आ रहा है तो ये वाला फंक्शन चेंज होगा, ये भी बाहर आ जाएगा ईएमएफ। तो हमारे पास फिर करंट किसके इक्वल आ जाएगा, सी ई नॉट इनटू डेरिवेटिव ऑफ, अब आई इज इक्वल टू सी इंटू मैक्सिमम पीक वैल्यू डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या होता है, साइन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव काज ओमेगा टी, क्या आएगा काज ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टी है ना, तो टाइम के साथ जो फंक्शन है वो साथ क्या हो जाएगा, जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है। जिस तरह हमने कल एक चीज़ देखी थी, कल हमने क्या देखा था इंटीग्रल में, क्या इंटीग्रेशन जब हम लेते हैं किसी भी फंक्शन का वो दूसरे में चेंज होता है, साइन काज में चेंज होगा, बट जो ये चीज़ है ओमेगा वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। डेरिवेटिव में क्या होता है, क्या ये चेंज तो होता है बट ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है। और यहाँ से हमारे पास फिर क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू सी ओमेगा ए नॉट काज ऑफ ओमेगा टी। अब इसको मैं यहाँ टॉप पे लिखता हूँ, क्या रिलेशन आ गया, आई इज इक्वल टू सी ओमेगा ए नॉट काज ऑफ ओमेगा टी। देखो आपने कंपेयर करना है किस किस को, हाँ वोल्टेज को कंपेयर करना और करंट को। अब वोल्टेज और करंट में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, नो इधर वोल्टेज में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, इधर कौन सा काज, तो कंपैरिजन के लिए दोनों को सेम कर। अब काज को कन्वर्ट कर दो किस में, साइन, तो काज को साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई बाई टू। क्या अगर एंगल में पाई बाई टू आ जाए तो एक फंक्शन दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मीन्स अगर काज को मैंने साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन के एंगल में क्या आना चाहिए, पाई बाई टू, तब वो साइन किस में कन्वर्ट होगा, काज में। तो सिंस साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, थीटा मीन ये ओमेगा टी, ये किसके इक्वल होता है, 9 काज ऑफ एंगल। बात समझ रहे हैं ना कि साइन के अगर एंगल में पाई बाई टू आ जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगा कर आप इसको ओपन करें, आंसर यही आता। शॉर्टकट हम क्या कहते हैं कि जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में पाई बाई टू साथ आ जाए एंगल के साथ तो वो दूसरे में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जी इसको आप सिंपल काज या साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएं, साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा, और सॉल्व करें। अल्फ़ा यहाँ क्या है, पाई बाई टू, बीटा ओमेगा टी, सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा, काज ओमेगा टी। क्लियर है। लेकिन शॉर्टकट क्या होता है कि किसी भी फंक्शन के एंगल में अगर पाई बाई टू आ जाए एंगल के साथ तो वो फंक्शन किस में चेंज हो जाते हैं, दूसरे फंक्शन। लेकिन वो दूसरे फंक्शन में चेंज होकर किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है, बट हमें पता है कि फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी हमें प्लस पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि सेकंड में क्या होता है, पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, साइन कहाँ चला गया, सेकंड में। जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको पता होगा ये, लाइक यहाँ एंगल क्या होता है, पाई बाई टू, तो पाई बाई टू में कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, और सेकंड में साइन हमेशा क्या होता है, प्लस ही होता है, ठीक है। तो साइन दिस इज इक्वल टू काज ओमेगा टी, इट मीन्स काज ओमेगा टी की जगह हम ये लिख सकते हैं। देन तब ये आई हमारे पास करंट क्या बन जाएगा, से ओमेगा ई नॉट इनटू साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। क्लियर है।
अब इसको आप कह दो कोई एक VN1 या A और एंड EMF इस टाइम t पे हमने कितनी सप्लाई की हुई है, E0 साइन ऑफ ओमेगा t, इसको कह दो B। अब हमें पता चल गया कि किसी भी टाइम t पे करंट इतना जा रहा है और वोल्टेज इतनी है कैपेसिटर के अक्रॉस। क्लियर है? टाइम को हम अपनी मर्ज़ी से ज़ीरो से पूरे टाइम पीरियड तक लेके जाएं तो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा कि ज़ीरो से पूरे टाइम पीरियड t तक किस टाइम पे वोल्टेज की कितनी वैल्यू और किस टाइम पे करंट की कितनी वैल्यू, इन इक्वेशन में पुट करके। एक चीज़ तो हमने पहले फिजिकली कही थी, कौन सी, कि करंट के पहले करंट जाएगा तो फिर चार्जेस स्टोर होंगे, फिर वहाँ वोल्टेज इस्टेब्लिश होगी। इट मींस कैपेसिटर के अक्रॉस करंट पहले फ्लो करता है और वोल्टेज बाद में उसके अक्रॉस इस्टेब्लिश होती है। इट मींस करंट लीड करते हैं और वोल्टेज लैग कर रही होती है। और ये दोनों इक्वेशन आई, इनसे देख लो आप, वोल्टेज का फेज कितना आ रहा है ओमेगा टी, करंट का कितना आ रहा है ओमेगा टी में 90 आगे है, ओमेगा टी में 90 ज़्यादा आ रहा है। इट मींस करंट कितने एंगल से लीड कर रहे हैं 90 से, और वोल्टेज कितनी एंगल से लैग कर रही है 90 से। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब इसको हम रिलेशन ड्राइव कर लिया है, अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं वेव और फेजर। अच्छा देखो, सबसे पहले हम इसकी बनाते हैं वेव डायग्राम। अब वेव डायग्राम सिंपल उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह हम ऑलरेडी बनाते आए। ये हम इधर वैल्यू को रखेंगे पॉजिटिव और इधर वैल्यू को रखेंगे नेगेटिव। सपोज करो कि ये वैल्यू आ रही है E0, ये वैल्यू क्या आ रही है E0, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में E0 आ रही है और इस साइड पे माइनस E0 दूसरी डायरेक्शन में। क्लियर? अब ये है EMF का रिलेशन है, टेन इन टाइम t कितनी EMF इस्टेब्लिश हो जाएगी ये। अब यहाँ टाइम की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, टाइम की अगर वैल्यू आप चेंज नहीं करते, कैलकुलेट करना पड़ता ओमेगा हमें पता है 2π/t होते, तो फिर डायरेक्ट एंगल की वैल्यू चेंज करते जाओ कि अभी एंगल ओमेगा t 0 है, अभी कितना है ओमेगा t 0, तो साइन 0 पे EMF कितनी हो जाएगी 0, तो ये आ गई EMF। अब मैं कहता हूँ यहाँ एंगल हो गया हमारे पास π/2 और टाइम कितना हो गया, फोर्थ पार्ट ऑफ ए सर्कल, टाइम t/4, टाइम कितना हुआ t/4, तो यहाँ t की जगह t/4 पुट करें या ओमेगा t की जगह π/2 पुट करें। तो π/2 पुट करेंगे, साइन π/2 क्या होता है 1, तो 1 इंटू E0, तो इट मीन्स π/2 पे मैक्सिमम ये आ रही है जी। अब इसके बाद मैंने ओमेगा t की जगह 90 के बाद 180, तो जब मैं ये पुट करूँगा कि जब एंगल हो गया है पाई, तो पाई पे ओमेगा t पाई, साइन पाई क्या होता है 0, तो EMF क्या हो जाएगी, मीन कॉइल अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गई। तो अब ये हमारे पास बनी जी EMF, तो इन दोनों को आप मिला लो, तो ये हमारे पास आ रहा है EMF का पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्लियर? अब पाई के बाद मैंने कौन सा एंगल पुट करना है 3π/2, 3π/2 पे साइन कितनी वैल्यू दे -1, तो -1 इंटू E0 मीन नेगेटिव डायरेक्शन में EMF अगेन मैक्सिमम हो जाए। अब नेगेटिव डायरेक्शन मैक्सिमम E0 माइनस E0 ही है, तो ये हमारे पास आ गई मैक्सिमम। अब 3π/2 के बाद मैंने क्या पुट करना है 2π, तो 2π साइन 2π क्या हो जाता है 0, तो EMF क्या हो जाएगी 2π पे EMF हो जाएगी 0।
तो ग्राफ कैसे बनेगा? ये किसका ग्राफ बन गया हमारे पास? ईएमएफ का। अब हम क्या कहते हैं कि करंट ईएमएफ बनने से पहले स्टार्ट होगा या बाद में? पहले स्टार्ट होगा। देखो आप अगर इसको थोड़ा सा एक्सेस को इंक्रीज कर दो, ओमेगा टी हमने यहाँ पुट किया क्या? 0, तो करंट 0 से स्टार्ट हुआ, यही बात है ना। अब ओमेगा टी अगर करंट में पुट करें 0, तो करंट की क्या वैल्यू आ रही है? 0 पे करंट π/2 प्लस 0 कितना होता है? 90 π/2। साइन π/2 क्या आ जाएगा? 1। तो करंट कितना हो जाएगा? मैक्सिमम, क्योंकि साइन ऑफ फंक्शन मैक्सिमम, तो करंट क्या हो गया? मैक्सिमम। सपोज करंट की मैक्सिमम वैल्यू ये है I0 और इधर क्या है? -I। तो 0 पे करंट कितना है? मैक्सिमम। क्लियर? अब 0 के बाद हमने कौन सा एंगल पुट करना है? π/2। ठीक है, तो π/2 पुट कर लें, 2π/2 हो जाएगा, एक π/2 ऑलरेडी है, तो 2π/2 2 से कैंसिल पाई, तो साइन ऑफ पाई 0, तो करंट क्या हो गया? 0। के π/2 पे करंट कितना हो गया? 0। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब π/2 के बाद हमने कौन सा एंगल पुट करना है? पाई, तो पाई प्लस π/2 3π/2, तो 3π/2 पे करंट क्या हो जाएगा? माइनस मैक्सिमम, तो पाई पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम। और जब 3π/2 पुट करूंगा तो 3π/2 और प्लस π/2 4π/2, 4π/2 मीन 2π, 2π पे साइन क्या होता है? 0, तो अगेन हो जाएगा 0। तो ये ग्राफ बना चाहिए। ये अब ये वाली कर्व जो है आपके पास, ये है करंट की और ये है ईएमएफ की। अब दोनों ग्राफ को आप देख लें कि जब हमारे पास वोल्टेज है 0, उस वक्त करंट कितने? मैक्सिमम पीक पे। मीन वोल्टेज जब 0 पे तो करंट 90 पे, और वोल्टेज जब 90 पे पहुंचती हो तो करंट 90 से आगे 180 पे पहुंच जाता है। देखो ना, वोल्टेज 0 पे, करंट 90 पे, मैक्सिमम 90 पे होता है ना, और वोल्टेज जब 90 पे पहुंचते करंट 180 पे, वोल्टेज जब 180 पे पहुंचते हैं करंट 270, 180 पे करंट 270, और करंट जब वोल्टेज जब 270 पे पहुंचते हैं तो करंट 360। इट मीन्स करंट आगे जा रहा है और वोल्टेज पीछे रह रही है। अब इसी की आप वेक्टर डायग्राम कैसे बनाएंगे? वेक्टर डायग्राम और फेजर डायग्राम। वेक्टर या फेजर डायग्राम से हम सबसे पहले जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है उसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर से इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि वेक्टर की टेल इस क्वांटिटी की पीक वैल्यू जितनी हो। सपोज पहले मैं ईएमएफ के लिए बनाता हूँ, तो ईएमएफ के लिए मैंने वेक्टर ऐसा सिलेक्ट करना है जिसकी टेल कितनी हो? इस पीक वैल्यू जितनी हो ईएमएफ की। क्लियर? और फिर करंट के लिए, तो करंट के लिए जो वेक्टर मैं सिलेक्ट करूँगा उसकी पीक, उसकी टेल ये करंट की पीक वैल्यू जितनी होनी चाहिए, लेकिन करंट की पीक वैल्यू चूँकि वोल्टेज की पीक वैल्यू से थोड़ी कम होती है, इसलिए टेल जो करंट को रिप्रेजेंट करेगी जिस वेक्टर, वो वेक्टर की टेल स्मॉल होगी एज कंपेयर टू द टेल ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द वोल्टेज। क्लियर? अब ये दो मेरे पास आ गए एक्सेस, देखो ईएमएफ के लिए मैं एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता हूँ जिसकी टेल E0 उसकी पीक वैल्यू जितनी है, लेकिन ईएमएफ का अभी एंगल कितना बन रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ओमेगा टी। किसी भी टाइम टी पे हम देखते हैं तो कितना बनता है? ओमेगा टी। तो सपोज करो मैं ये इसको शो कर देता हूँ ईएमएफ
का वेक्टर है और एंटी क्लॉक वाइज में कितने एंगल बना ओमेगा टी, और एट ए सेम टाइम करंट का कितना एंगल बनता है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। मीन क्या वोल्टेज से कितना आगे 90, तो करंट के लिए फिर 90 आगे है। तो करंट इससे वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है और ये कितना हुआ 90, तो ये ओमेगा टी, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्लियर है। अब ये क्या बता रहा है कि अगर वोल्टेज यहाँ है करंट यहाँ है, वोल्टेज यहाँ पहुँचेगी तो करंट यहाँ पहुँच जाएगा। वोल्टेज जब यहाँ पहुँचेगी पाई पे तो करंट कहाँ होगा 3 पाई बाई 2 पे। वोल्टेज 3 पाई बाई 2 पे तो करंट 2 पाई। इट मीन्स करंट हर टाइम कितना आगे जा रहा है 90 पाई बाई 2 एंगल से लीड कर रहा है किसको वोल्टेज को। क्लियर है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ से अगर आप ड्रा करें टेंजेंट तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी आपको देते हैं। ठीक है, कि किसी भी टाइम अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस आप टेंजेंट ड्रा करें तो ये आपको उस इंस्टेंट ऑफ टाइम करंट और वोल्टेज की वैल्यू भी देंगे कि अभी करंट की वैल्यू कितनी और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर के लिए सर्किट कैसे बनता है, फिर वहाँ वोल्टेज कब इस्टेब्लिश होगी, और वोल्टेज और करंट का रिलेशन, ये दो रिलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है। और इन्हीं दोनों रिलेशन की बेस पे आपने वेव डायग्राम भी बनानी और फेजर डायग्राम भी। क्लियर है। अब ये बनाने के बाद एक चीज़ बच जाती है इसमें कि जो हमारे पास रिएक्टेंस है कैपेसिटर की रिएक्टेंस वो किसके इक्वल होगी और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो रिएक्टेंस को आप देख लेते हैं। रिएक्टेंस मीन ऑपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक। जैसे वायर की रेजिस्टेंस होती है, इसी तरह सर्किट की क्या होती है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर को XC से शो करते हैं। रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर को किससे शो किया था कल हम L से। अब हमें पता है फ्रॉम ओम्स लॉ ओम्स लॉ से हमें क्या पता है V इज इक्वल टू आई आर। इट एम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू V बाई आई। ये हमें क्या कहता है कि वोल्टेज टू करंट रेशियो हमेशा किसको शो करते हैं ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायर ये है रेजिस्टेंस। तो ऑपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपेसिटर क्या है रिएक्टेंस XC। क्लियर है। लेकिन ये भी किसके इक्वल होगी वोल्टेज और करंट की रेशियो के बराबर। एज करंट हमने अभी क्या देखा, करंट के लिए क्या रिलेशन बन रहा है C ओमेगा E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब ये करंट मैक्सिमम कब होगा जब साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 क्या हो मैक्सिमम। यही बात है ना। और ये मैक्सिमम कब होंगे जब ओमेगा टी 0 हो। जब ओमेगा टी तो साइन 0 प्लस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। तो 8 ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। अगर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 1 है तो इट मीन्स साइन ऑफ दिस एंगल मैक्सिमम वैल्यू दे रहे। तो अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है तो करंट भी इस वक्त क्या हो गया मैक्सिमम। तो देन ये करंट कितना बन जाएगा आई नॉट सी ओमेगा ई नॉट। अब हमें क्या चाहिए वोल्टेज टू करंट रेशो। तो सी ओमेगा को इधर ले आओ तो 1 बाई सी ओमेगा इज इक्वल टू ई नॉट बाई आई नॉट। तो ये वोल्टेज टू करंट रेशो क्या है अपोजिशन। तो इट मीन दिस इज इक्वल टू
ऑपोजिशन ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ से फिर हमें ऑपोजिशन ऑफ कैपेसिटर किसके इक्वल मिल रही है 1/ωc। अब लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था कि XL किसके इक्वल मिल रही थी ω/L, और यहाँ XC किसके इक्वल मिल रही है 1/ω/C। और C और L तो कांस्टेंट, इट मीन्स जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी से होंगे दोनों। तो इंडक्टर में हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी जब ज़ीरो होगी तो ये रिएक्टेंस ज़ीरो होगी, लेकिन यहाँ कैपेसिटर में जब फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी तो ये अपोजिशन मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों? फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होने का मतलब है कि अब हम AC सप्लाई नहीं करें, DC सप्लाई करें। DC के लिए ये क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, मतलब DC कैपेसिटर को फुली चार्ज कर देगा तो मज़ीद वो चार्जेस को आगे जाने ही नहीं देगा, रोक देगा। तो अपोजिशन क्या होगी मैक्सिमम, जब ओमेगा क्या होगा ज़ीरो। DC के लिए कैपेसिटर की रिएक्टेंस समझ लो इनफाइनाइट होगी, लेकिन अगर ओमेगा बहुत ज़्यादा हो, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो, तो फ्रीक्वेंसी के बहुत ज़्यादा होने से रिएक्टेंस क्या हो जाएगी कम। क्यों? क्योंकि फ़ौरन ही पॉजिटिव साइकिल गया और फ़ौरन ही नेगेटिव चला गया, तो अपोजिशन ख़त्म, कि जितने पॉजिटिव चार्जेस गए इतनी नेगेटिव चार्जेस गए, एक दूसरे का इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे। तो जब हमारे पास ओमेगा ग्रेटर होगा तो XC की वैल्यू क्या होगी लेस, ये AC के लिए। और जब हमारे पास ओमेगा स्मॉल होगा या ओमेगा ज़ीरो होगा तो फिर XC की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम या इनफाइनाइट। और ये किसके लिए होती है DC। मीन DC के लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, क्योंकि ओमेगा DC के लिए क्या होता है ज़ीरो। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।